के सभी लोग इसे मैडम कहते हैं। शायद उसे अपने लिए नाम अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने कई बार होटल के नौकरों को इसे चाय आदि का ऑर्डर देते हुए ये कहते सुना है, बोलो मैडम चाय मांगती है। होटल के मालिक खन्ना साहब इसे सदैव परी कहकर संबोधित करते हैं, जो वहाँ होटल में रहने वाले बंगाली सज्जनों में परी का रूप धारण कर लेता है। खन्ना साहब ने शायद इसे परी नाम इसकी वेशभूषा को देखते हुए दिया होगा। सचमुच जब वे सच संवर कर निकलती तो परी शब्द इसके लिए कोई अत्युक्ति नहीं रह जाती। होठ लिपस्टिक से गहरे लाल होते, सुडोल मुंह के कपाल सदैव रंगे होते, और ब्लाउज वो तो केवल नाम मात्र के लिए होता। पेट, पीठ और कमर का हिस्सा अधिकांश खुला ही रहता। एमए पास करने के बाद प्रोफेसर साहब देश के सर्वाधिक चहेते वर्ग बेकारों में आकर सम्मिलित होते, किंतु उन्हें इस वर्ग में सम्मिलित होकर कुछ कष्ट नहीं हुआ। उल्टा उन्हें तो तब प्रसन्नता होती जब वे देखते कि देश के बड़े बड़े नेता, राजनीतिक दल उनके लिए कितने चिंतित हैं, और समाचार पत्रों के संपादक कई योजनाएं बना रहे हैं, किंतु वह ये सुख एक वर्ष से अधिक नहीं उठा सके। दूसरे ही वर्ष उनकी नौकरी मुंबई में लग गई, सपनों और सितारों की नगरी मुंबई। होटल में वो ज्यादातर किसी से परिचय नहीं कर सके। उनके बगल की सीट हमेशा खाली ही रहती। संकोची स्वभाव होने के कारण ना तो उन्हें कभी किसी अन्य लोगों से मिलने की इच्छा होती, ना ही उन्हें कभी आवश्यकता ही महसूस हुई। किंतु एक दिन घोष बाबू उनके कमरे में रहने के लिए चले आए। वो बड़े सज्जन पुरुष थे और स्वभाव से बड़े शांत प्रवृत्ति के थे। एक दिन घोष बाबू ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अरे प्रोफेसर साहब, ये जो अपने साथ वाले कमरे में एक औरत आया जाया करती है, कौन है ये? घोष बाबू, मैं नहीं जानता वो स्त्री कौन है। होटल में रहने वाले किसी फिल्मी आदमी की पत्नी होगी। पर एक बात बताओ, तुम आज उसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हो? मुझे ये औरत कुछ सही मालूम नहीं होती। क्यों, ऐसा क्या हो? अरे आपने कभी ध्यान दिया है उसकी निगाहें कैसी होती हैं? कैसी होती है भाई? अपने साथ वाले कमरे में जो लड़का रहता है ना। कौन लड़का? अरे इंदू। अच्छा अच्छा, इंदू। हाँ हाँ। कल उसके साथ बड़ा बोड़ मजाक करते देखा था। अरे प्रोफेसर साहब, किसी भद्र महिला के साथ ऐसा व्यवहार कदापि संभव नहीं है। कृष्णा, अरे मेरी चाय कब लाएगी? अभी लाई साहब। कृष्णा बिना। आ जाएगी आ जाएगी। बैठो बैठो। तो आ गई चाय। ये लीजिए साहब, आपकी गर्मा गर्म चाय। लीजिए साहब। क्यों कृष्णा, ये जो मैडम है कौन से कमरे में रहती है? ऊपर के 31 नंबर में। अच्छा। अरे कृष्णा, ये किसकी बीवी है? किसी की नहीं साहब। अगर आप चाहो तो आपकी भी बन सकती है। बीवी हो? सबको अपना सरीखा समझती हो क्या? अरे साहब, शुरू में सभी सज्जन दिखने वाले पुरुष ऐसे ही कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और साफ साफ बोलो। अरे साहब, ये जो मैडम कही जाने वाली लड़की है ना, किसी लखपति गुजराती सेठ की रखेल है। हाँ, दिमाग तो खराब नहीं है कृष्णा? साहेब, उसने उसको इस होटल में कमरा भी दिला रखा है, और होटल के खर्च के अलावा महीने के 500 रुपए भी दे जाता है, और दिन में एक बार आके खोज खबर ले लेता है। अच्छा। अच्छा साहेब, मैं चलती हूँ।
जल्दी जाओ जाओ जाओ। देखा प्रोफेसर, क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये औरत कुछ ठीक नहीं है। और मैं तो इंसान को एक नजर में देखते ही पहचान लेता हूँ कि वो कैसा है। और इसे तो पहली नजर में ही देखते पता चल गया था कि ये कोई बाजारू औरत है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। अरे क्या हो गया कृष्णा, क्यों चिल्ला रही? अरे वो खन्ना साहब आपको बुला रहे थे। क्यों, क्या हुआ? उनको अपने बेटे की ट्यूशन के लिए आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है प्रोफेसर साहब। अरे यार, ये खन्ना भी आने नहीं दिया। सुनिए, आप कहीं पढ़ाते हैं क्या? जी, यही कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मुझे भी पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि, वेरी गुड। पर यहाँ ना पढ़ने लिखने का कोई साधन और ना ही वातावरण। सच में विद्यार्थी जीवन कितना अच्छा होता है, वो याद करके अभी भी मेरा दिल भर आता है। जब मैं पटना में बीए थर्ड ईयर में पढ़ती थी। आप पटना कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ, बीए कर रही थी क्या? नहीं ना प्रोफेसर, कहाँ कर पाए। इच्छा तो बड़ी थी, किंतु मनुष्य की सारी इच्छाएं क्या पूरा हो जाता है? प्रोफेसर साहब, आपके पास तो बहुत सी किताबें होंगी। हाँ हाँ, बहुत सी। क्या आप मुझे पढ़ने के लिए दिया करेंगे? अरे क्यों नहीं, पुस्तकें होती किस लिए? बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या मैं इनमें से अभी ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। होटल के अधिकांश कमरे इस समय बंद रहते हैं और उनमें रहने वाले सभी लोग अपने काम धंधे पर गए। अगर किसी ने इसे मेरे साथ मेरे कमरे में देख लिया तो अनायास इससे संबंधित लोगों से मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा। प्रोफेसर साहब किस सोच में पड़ गए? घबराइए मत, मैं किताब पढ़ के वापस कर दूंगी। सारा दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता, ना खाना बनाना, ना ही कपड़े धोना और ना ही बच्चों को नहलाना धुलाना। आखिर समय काटे तो कैसे? इसलिए सोचा आपसे कुछ पुस्तकें ले लूं और उन्हें पढ़ के पूरा समय तो बीत ही जाएगा। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए चलिए, मैं देता हूँ आपको पुस्तक। इस प्रकार मैडम का प्रोफेसर के कमरे में आने जाने का मार्ग खुल गया। पहली पुस्तकें वापस कर जाती और दूसरी ले जाती। कभी कभी तो पुस्तकों की अदला बदली इतनी शीघ्र होती कि प्रोफेसर को भी आश्चर्य होता कि वो इन्हें पढ़ती भी है या यूं ही वापस कर जाती है। किंतु इसका जानना भी इतना कठिन नहीं था कि उसकी रुचि बहुत थी पढ़ने में। हिंदी के अधिकांश साहित्यकारों का उसको ज्ञान प्राप्त था। प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास उसने पढ़ रखे थे। निराला और पंत के काव्यों पर वे थोड़ी बहुत चर्चा भी कर लेती थी। इसी बीच प्रोफेसर साहब के एक और मित्र बन गए। उनका नाम था सुदर्शन भल्ला। वे दवाइयां बनाने वाली किसी कंपनी में 3 मास की ट्रेनिंग के लिए आए थे। शाम को ये दोनों चौपाटी आदि घूमने भी जाया करते। क्योंकि प्रोफेसर के कमरे में रेडियो लगा हुआ था तो खन्ना साहब वहीं पे आके रहने लगे। और इन दिनों घोष बाबू होटल छोड़ के कहीं और रहने के लिए चले गए। धीरे धीरे प्रोफेसर और घोष बाबू की मित्रता बढ़ती गई। उन दोनों के बीच में मैडम ही बहुधा चर्चा का विषय हुआ करती थी। उनका भी मानना था कि वो अच्छी नहीं है।
भला कोई पराई स्त्री किसी पुरुष के साथ क्यों इतना हंसती बोलती है, क्यों इतना आती जाती है? आखिर उनका आपस में संबंध क्या है? सभी को ये जानने की, उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित करने की बड़ी इच्छा हुआ करती थी। तो भला भल्ला साहब क्यों पीछे रहते? एक दिन प्रोफेसर साहब 19 नंबर कमरे में भल्ला और इंदु का कैरम का मैच देख रहे थे कि तभी वहां मैडम आ गई। भल्ला, आज तो जीत जाओगे। जीतूंगा तो मैं ही आज। अरे रहने इंदु, आज भल्ला तुझको पटकनी देंगे ही देंगे। प्रोफेसर साहब नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। ओ, यहाँ तो कैरम के मैच चल रहे। और क्या, आइए आप भी लुत्फ उठाइए। भैया मुझे जरा वो नया वाला फिल्मी संसार तो दे दो। क्या बोला? भैया? रात को सैया और दिन में भैया। देखो प्रोफेसर साहब, इसको मैं भैया बुलाती हूँ और ये मुझे इस तरह से डांटता है। सुन, आज से तू मेरा भैया और मैं तेरी दीदी। चल हट। बड़ी आई भैया बनाने और दीदी बनने। मैं तो तेरा आशिक हूँ, आशिक, और तू है मेरी। हट। भल्ला, यार वो राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली थी, क्या हुआ उसका? प्रोफेसर, जब होगी पता चल जाएगा पंजाब का पुनर्गठन कैसे होगा, मुंबई महाराष्ट्र को मिलेगा ही नहीं, हैदराबाद का भविष्य क्या होगा। वो सब छोड़ो, मुझे चाय पीने दो यार। पियो पियो चाय पियो। इस पुनर्गठन का सबसे अधिक प्रभाव तो मुझ पर पड़ेगा। अरे मैडम आप, अरे एक बात बताओ, इस पुनर्गठन का आप पे कैसे प्रभाव पड़े? क्यों नहीं? सोचिए, अगर बिहार का पूर्णिया जिला बंगाल को दे दिया गया, फिर मैं तो रातों रात बिहारन से बंगाली नहीं बन जाऊंगी ना। ये आपने सही कहा। क्यों मैडम, आप बिहार छोड़ बम्बई कैसे आ सकती? डॉक्टर साहब, इस किस्मत के फेर हैं। कौन क्या कर सकते हैं? अरे मैडम आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। हिंदू और महेश नहीं दिखाई दे रहा है क्या? सिनेमा देखने गए हैं। अरे मैडम आपने खाना वाना खाया? और नहीं तो क्या, 10 बजे तक भूखी बैठी हूँ क्या? ये बात तो सही है मैडम, आप में गुण एक बहुत अच्छा, आप हमेशा प्रसन्न रहती हैं। प्रोफेसर साहब, समुद्र ऊपर से हमेशा शांत और सौम्य ही दिखता है, किंतु उसके हृदय के अंदर कितने भयंकर आग छिपा हुआ है, ये किनारे बैठ के लेडी गिनने वाली को क्या? ये बात तो ठीक है मैडम, आपके ऊपर से सरस और मन में भयंकर आग छिपी है, और उसको तो ऊपर से जानना और भी कठिन है। अंदर की बात को जानने और परखने के लिए जरा पैनी दृष्टि चाहिए प्रोफेसर साहब। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम कर आता हूँ। अरे बल्ला टाइम से आ जाना है यार। ठीक है प्रोफेसर। मैडम आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। मैडम आपके जीवन की कहानी सुनना चाहता हूँ। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि आपका जीवन वीराना है।
करिएगा जानकर। हाँ, शायद मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगी कि मेरी ये इच्छा अस्वाभाविक नहीं है। जब से मैं इस होटल में आया हूं, तब से आपके बारे में तरह तरह की बातें सुनता हूं। खैर, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही मैं उसकी सच्चाई झुटलाई में जाना चाहता हूं। और क्षमा कीजिएगा, मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने आपके व्यवहार में भी वही विचित्रता पाई। वैसे मैडम, आपका चरित्र अन्य स्त्रियों की अपेक्षा असाधारण होता है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इससे एक क्षण के लिए भी मुझे आपसे घृणा या विरक्ति नहीं हुई। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि स्त्री में सदैव कामनी की अपेक्षा मातृत्व का भाव अधिक होता है, और वो मातृत्व का भाव मैंने आपके चेहरे पर सैकड़ों बार देखा। आपको याद है उस दिन इसी कमरे में जब आपने इंदु को भाई कहकर पुकारा था? मुझे ऐसा लगा जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बुलाती। कितना स्नेह और कितनी ममता थी उसमें। परंतु आपका वर्तमान जीवन तो कामनीपन और विलासता से भरा दिखता है। और कई बार मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको ये जीवन जीने पर बाध्य कर रही है। बस मैं यही जानना चाहता हूं। किंतु इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा कि इससे आपका किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, मेरी कहानी शायद आपको अच्छी नहीं लगी। ये शुरू से अब तक आपके पुरुष समाज की कठोरता और लालची स्वार्थ से भरी। आपने मेरे जीवन की बाहरी विलासिता को देखा है, और आप कह रहे थे उस इंदु को भाई कहने में बहन के पवित्र रिश्ते की झलक भी देखा। किंतु आपका ये पुरुष समाज उस बहन की स्नेह के उत्तर किस प्रकार से देता है, ये आपने हिंदू की उस उत्तर को सुन के समझ ही गया हो। मैं आपको अपने जीवन की कुछ बातें बताती हूँ। सुन के शायद आप भी मुझसे वैसे ही घृणा करोगे और एक सस्ती औरत समझने लगोगे जैसे अन्य करते हैं। किंतु मुझे इसका कोई डर नहीं। मैं तो बदनाम हो ही गई। मुझे बदनामी से कोई डर नहीं। प्रोफेसर, मैं एक वैश्या की लड़की हूं। हम 3 बहन हैं, भाई कोई भी नहीं। माँ कहती है कि हम तीनों एक ही पुरुष के संतानें हैं। हमारे पिता कौन है हमें नहीं मालूम। माँ ने हमें पिता के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि वो एक बड़े आदमी थे। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी वाली भी मुंबई में ही रहती है, और सबसे छोटी माँ के पास पटना में। हम अभी बहुत छोटे ही थे जब माँ ने अपना पेशा बंद कर दिया। हमारी सबकी जन्म दरभंगा में ही हुई। मेरी माँ पूर्णिया जिले की रहने वाली थी, पर वो कैसे दरभंगा पहुंची और किस प्रकार से वैश्य
वैश्य बनी, वो एक अलग ही कहानी है। जिस समय माँ ने अपना पेशा बंद कर दिया था, उसके पास काफी संपत्ति था। वो नहीं चाहती कि हम लोग भी उसके रास्ते पे चलें। इसलिए हम तीनों को लेके वो पटना आ गई। माँ चाहती थी कि हमें उच्च शिक्षा दिलाएगी और किसी अच्छे घरों में शादी कर देगी। पटना में हम तीनों की पढ़ाई शुरू हो गई, किंतु प्रोफेसर, मुझ में कमजोरी है। मुझे शुरू से ही पुरुष बहुत अच्छे लगते रहे हैं। इसका कारण कि जन्म से ही मुझ पर किसी भी पुरुष का साया नहीं पड़ा। ना पिता का प्यार मिला, ना ही भाई का प्यार कैसे होता है जाना। जब मैं किसी लड़की को अपने पिता के कंधे पे चढ़ते हुए देखती हूँ, या तो अपने पिता से लड़ते मचलते हुए या हंसते हुए देखती हूँ, तो मेरा दिल महसूस के रह जाती है। जब किसी बहन को अपने भाई को राखी बांधते देखती हूँ, तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते। प्रोफेसर, कभी तो मन करता है इस सड़क पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति को पिताजी कह के उससे लिपट जाओ, या तो भैया कह के किसी को उसका हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए अपना घर ले आओ। दरभंगा में तो हम वैश्या की लड़की माने जाते थे। हमारी माँ हमें कभी पुरुषों के सामने नहीं जाने देती थी। पटना में भी ये बात अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकती। उम्र के साथ साथ मेरी इच्छा भी बढ़ती चली गई, किंतु आपका ये पुरुष समाज औरतों के संबंध में एक के अलावा दूसरा कोई भी भाव नहीं रखते। जब तक कि एक लड़की ने उसकी पत्नी के गर्भ से जन्म ना लिया हो, तब तक पुरुष उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे ही है आपका पुरुष समाज। मैं अपने कॉलेज के दिनों बहुत से लड़कों की ओर इस वजह से आकर्षण वर्ष बढ़ती थी, किंतु उनके नजरों में भी सिर्फ वासना का एक झलक दिखाई देते थे। मैं भाई बनाना चाहती और वो पति बनना चाहते थे। ऐसे पति जो शादी ना करे। मेरी व्याकुलता इस तरह से बढ़ती ही गई। आखिर एक दिन मेरे जीवन में एक सेठ जी आ ही गए और मुझे शादी करने के लिए तैयार भी हो गए, जबकि वो किसी भी प्रकार से मेरे लायक थे ही नहीं। किंतु मैं तो पुरुष के प्रेम के लिए इतनी पागल थी कि मैंने इसको अपना सौभाग्य मान और इनसे सिविल मैरिज कर ली। माँ ने भी आपत्ति नहीं की
मुंबई ले आए। लोग लाज के कारण मुझे होटल में ही ठहरा दिया, अपने घर नहीं ले गए। मेरा ख्याल तो पूरा रखते हैं, पर मेरी इच्छाएं तो तृप्त नहीं हुई ना। 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा मुझसे मिलने आते, जैसे कोई अटेंडेंस लगानी हो। ना कोई प्यार की बातें, ना कोई प्यार, और ना ही कोई अपनापन। मेरी अतृप्त इच्छाओं ने मुझे होटल में रहने वाले बाकी लोगों की तरफ बढ़ा दिया, पर यहाँ भी कोई मेरा भाई और बाप बनना नहीं चाहता। और मैं हार के इस निर्णय में पहुंची हूँ कि यदि आप पुरुष किसी भी औरत के प्यार को सिर्फ एक ही नजर से देखते हो तो ये भी ले लो, पर अपने प्यार से वंचित मत करो। प्रोफेसर, मैं तो पुरुष के प्रेम चाहती हूँ, किसी भी शर्त पे, किसी भी मूल्य पे। आज मैं होटल में जिस भी कमरे में जाती हूँ, लोग मुझे बिठाते हैं, मेरे साथ बातें भी करते, हंसते भी हैं, क्योंकि इसके बदले में ये मुझसे कुछ अपेक्षा करते हैं। यदि उनके ये इच्छाएं पूरा ना हो तो अगले ही दिन मुझसे बात तक नहीं करना चाहेंगे, अपने कमरे में पैर तक नहीं रखने देंगे, और मैं अकेली अपने कमरे में सारा दिन पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। प्रोफेसर, अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं जैसे भी हूँ क्यों हूँ, पर ये बताओ, क्या इसके लिए मैं दोषी हूँ या तुम्हारा ये पुरुष समाज? इसने मुझे इस बात पे चलने के लिए मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है।
फेयर ऑफ ह्यूमन काइंड के जो डायरेक्टर हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगा। मनोज लीला भट्ट जी, वो अभी ऊपर लाइट में बैठे हुए आ रहे हैं। और तब तक मैं चाहूँगा कि सभी कलाकार अपना परिचय दें। प्रदीप जी। मेरा नाम प्रदीप शर्मा। मेरा नाम उत्तम तिवारी है। मेरा नाम गगन चांदना। श्रावणी कुमार। मैं भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और आपकी टेक्निकल टीम का इंट्रोडक्शन दें। आज ये जितने लोगों का नाटक देखा, सबसे पहले आप लोग नाटक देखने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने 15 दिन में बड़ी विषम परिस्थितियों में ये नाटक तैयार किया है, क्योंकि हर कोई इसमें जॉब करता है, कभी किसी का काम, कभी किसी की छुट्टी। 2-3 एक्टर ऐसे थे जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, तो सबसे पहले इनके लिए क्लैप करिए। लाइट जिन्होंने करी, लाइट में हमारे साथ मौजूद थे नितिन गौड़, निर्देशक हैं सौरभ त्रिपाठी।